नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं आज केंद्र में वरिष्ठ मंत्री उमा भारती जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है उमा जी। ये बताइए, आपके पास आज की डेट में ऐसा विभाग है जिसके कारण आज जैसे कह सकते हैं बहुत देश में कंट्रोवर्सी हो रखी है। जल संसाधन, पूरे देश के 33 करोड़ लोग जो है वो सूखा से ग्रसित हैं पूरे देश में। ये आपकी सरकार का एफिडेविट है। देश के 10 राज्यों में जबरदस्त सूखा पड़ रहा है, पानी की किल्लत है। कैसे दूर करेंगे इस इतनी भयावह स्थिति को? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसी विकट स्थिति मैंने सुना है कि बहुत लंबे अंतराल के बाद हुई है। मुझे खुद भी बताया गया है कि मेरे को याद है 1966 में अकाल पड़ा था, तब मैं 5 साल की थी। इसके बीच में कई मैंने अकाल देखे हैं, लेकिन इस अकाल की कहीं कहीं, इसको हम अकाल बोलते हैं। हाँ जी। इसकी कहीं कहीं पर तो भयावहता जो है वो 1966 वाली है। और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी ने हमें पहले से ही, जब मानसून के प्रेडिक्शंस हुए थे भयावनी गर्मी के, आपको पता होगा सर्दियों में ही शुरू हो गए थे, प्रधानमंत्री जी ने हम सबको अपने अपने विभागों से जो काम करना है, जैसे मनरेगा को जो काम करना है, हमें जो काम करना है, सबको तैयारी करने के लिए कहा। और उन्होंने हमें खुद पहली बार इस साल इतना ज्यादा बजट भी इसलिए दिया गया है सिंचाई को। आपको पता होगा कि पिछले साल की तुलना में 2 गुना बजट दिया है केंद्रीय सिंचाई को। और ग्राउंड वाटर के लिए भी 1000 गुना ज्यादा बजट दिया है। 60 करोड़ की जगह पे 6000 करोड़ दिया है, ताकि हम अंदर ले जा सकें और जमीन को तर कर सकें। और हमको हमारे जो 89 प्रोजेक्ट हैं, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हैं, उनको टाइमली कंप्लीशन के लिए बोला है, और कुछ तो बिफोर टाइम कंप्लीशन के लिए बोला है, नया टाइम प्लान का शेड्यूल बना करके। और राज्यों से हमारी बातें हो गई हैं कि जितनी, और अब जब सूखे की भयावहता बढ़ी तो मैंने तुरंत अपने विभाग को कहा है, प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि RRR प्रोग्राम के अंतर्गत जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, जो छोटी छोटी भी वाटर बॉडीज हैं, उनको तुरंत उसमें रिपेयर के वर्क शुरू हो जाने चाहिए, ताकि हम जो अभी थोड़ा बहुत जो भी पानी बरसे उसको रोक सकें। और अभी जो पानी की अवेलेबिलिटी है जहाँ जहाँ, वो हमारे सेंट्रल वाटर कमीशन ने राज्य सरकारों को बता दी है। उमा जी, सबसे बड़ी बात ये है और सबसे बड़ा सवाल ये कि 2 साल पहले से ही ये पता था कि ऐसी स्थिति आने वाली है, लेकिन ये सरकार जो कि मोदी जी की सरकार है, वो हाथ पे हाथ धरे बैठी थी जब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं झकझोरा। ऐसा क्यों लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से पहले भी हम काम कर रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से हमारे काम में और गति आ पाएगी ऐसा जरूरी नहीं है अब, क्योंकि हम अपनी पूरी फुल जो गति, जितनी हमारी फुलेस्ट हो सकती, 60 करोड़ की जगह पे 6000 करोड़ बजट बढ़ा देना ग्राउंड वाटर का, ताकि हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकें। इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो बजट है वो 6000 कुछ 100 करोड़ से सीधे 12000 करोड़ पे दे देना, और फिर साथ में ये भी कह देना कि कुछ काम तो आप तुरंत, कुछ मेजर आप तुरंत ले लीजिए। हमने राज्य सरकारों के साथ मिलकर के टास्क फोर्स बना लिए। तैयारियां पहले कभी नहीं हुई। मैं पहले भी मंत्री रही हूँ, मैं पहले भी सांसद रही हूँ, लेकिन मैंने इस प्रकार की विपत्ति आने से पहले कोई सरकार इस प्रकार से तैयारी करे, मैंने पहली बार। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से पानी के लिए मारामारी हो रही है, लोग लड़ रहे हैं एक एक बाल्टी पानी के लिए, आप जल संसाधन मंत्री हैं, उन कुछ इलाकों में इमरजेंसी, कुछ राज्यों में जहां पर बहुत भयावह स्थिति है, वहां इमरजेंसी लागू करना चाहिए? मुझे लगता नहीं कि इसकी जरूरत है। आपदा जरूर हमें बता देनी चाहिए कि आपदा काल आ गया है, लेकिन अभी राज्य सरकारों का और हमारा केंद्र सरकार का एक ही काम है, जो मोदी जी ने कहा है कि इसका जोर से मुकाबला करो। ये बहुत बड़ी चुनौती है और इसका मुकाबला करो। अगर हमने ये मान लिया कि हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तभी हम इमरजेंसी घोषित करेंगे, बात मन में आएगी। लेकिन अगर हम इसका मुकाबला करने में सक्षम हैं, और राज्य में और हमारे संबंधों में, आप पहली बार ऐसा हुआ, मैं आपको बताऊं, जब मैंने राज्य सरकारों के मंत्री और वहां के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज की एक टास्क फोर्स बनाई, अभी करीब 1.5 महीने पहले, इसी का मुकाबला करने के लिए। प्रधानमंत्री जी के निर्देश हमको पहले से मिल गए थे कि हम लोग मिलकर के तय करें कि हमारी पहली प्रायोरिटी कौन सी है, पानी की कौन सी वाटर बॉडीज हैं जो हमारी पहली प्रायोरिटी है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ऐसा रिलीफ हमने दिया है राज्य की सरकारों को इसके मुकाबले के लिए, जल संसाधन मंत्रालय ने, जो पहले कभी नहीं हुआ, जिसमें यह था कि हम अपने हिस्से का पैसा तो आपको दे देंगे, लेकिन अगर आप अपने हिस्से का पैसा नहीं जुटा सकते हैं तो हम आपको नाबार्ड से पैसा दिलवाते हैं, और अगर आपने टाइम पे कंप्लीट कर लिया अपना प्रोजेक्ट, वो कर्जा भी हम चुका देंगे। ये पहली बार ऐसा प्रस्ताव हुआ है इस संकट के मुकाबले के लिए। आपने कहा कोऑर्डिनेशन की बात, 15-20 दिन पहले सुरेश प्रभु जी ने ये ट्वीट किया था कि पानी की ट्रेन जाएगी लातूर, उसको करने में 15 से 20 दिन लग गया।
पानी के लिए कोई 15 से 20 दिन तक तो नहीं वेट कर सकता है। अगर आप बता रही हैं कोई डिले हुआ है जो मेरी जानकारी में नहीं है तो उसका उत्तर तो मैं बिल्कुल नहीं दे पाऊंगी। अच्छा ये बताइए, चलिए मैंने माना कि केंद्र सरकार इस आपदा के लिए संगठित है, काम कर रही है, और मैं आपको ये भी लेकिन कुछ एक आपके पार्टी के मंत्री संवेदनहीन क्यों नजर आ रहे हैं? महाराष्ट्र के दो बड़े मंत्री पंकजा मुंडे हो या एकनाथ खड़से हो, दोनों, एक के लिए हेलीकॉप्टर के लिए पानी 10,000 लीटर बहाया गया, दूसरी मंत्री जो है वो वहां पे जाकर के बड़े खुशी से सेल्फी ले रही हैं, तो संवेदनशीलता की कमी नजर आ रही है। अब मेरे को क्या लग रहा है कि मैं प्रवचनकार तो हो नहीं सकती हूँ, मंत्री हूँ, अपना काम ठीक से कर रही हूँ, प्रधानमंत्री के निर्देशों का पालन कर रही हूँ। हमारे प्रधानमंत्री बहुत संवेदनशील हैं, हम सबकी संवेदनशीलता को उन्होंने जगाए रखा है, समर्पित भाव से मैं काम करने के लिए कह रहे। अब ये दोनों तो मैच्योर लोग हैं, ये खुद ही अपने डिफेंस में बोलेंगे, क्या बात है, मैं क्यों बोलूँ उनकी तरफ से, यार मैं उनको प्रवचन क्यों सुनाऊं, मैं नहीं सुनाऊंगी। लेकिन आपको लगता है कि जो भी लोग, पॉलिटिकल लोग आज की डेट में खास पदों पर या खास लोग हैं, उन्हें और ज्यादा संवेदनशील दिखना चाहिए, होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए? मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे कभी लगा नहीं है कि कोई नेता हो और वो विचलित ना होता हो परेशानियों से, और मैं इसमें पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके ही बोलूंगी। जब भी कष्ट का समय आता है तो चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो या कुछ भी ना हो, एक सामान्य कार्यकर्ता हो, जनता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना उसके मन में रहती है, संवेदनशीलता रहती है। अगर वो नहीं दिखाई दे रही है तो कोई परिस्थिति होगी जिसके बारे में वही ठीक से बोल सकता है, दूसरा बोल नहीं सकता। मैं तो अपनी तरफ से नीति निर्देशन जारी नहीं कर पाऊंगी। मैं जल मंत्री हूँ, मुझे प्रधानमंत्री जी ने आज से 4-5 महीने पहले वार्न कर दिया था कि देखो एक प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, मानसून का संकट आ सकता है, ऐसी स्थिति में तुम अपने जल संसाधन मंत्रालय को तैयार रखो। मैंने उसका ध्यान रखा। फरवरी में मैंने जल मंथन 2 दिन बुलाया, उसमें मैंने पूरे राज्यों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और जल संसाधन मंत्री बुला लिए। मैंने कहा आप अपने अपने मुकाबले के लिए तैयार रहिए, अपने अपने प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट कर लीजिए और जो डिफंक्ट पड़े उनको फंक्शन बना लीजिए। उसमें पैसे की कमी पड़े तो हम आपको पैसे मार्केट से दिलवाने के लिए तैयार, मार्केट यानी नाबार्ड से किसी दिलवाने के लिए तैयार है, ताकि हमारी वाटर बॉडीज रेडी रहे। तो मैंने अपना काम पूरा कर दिया। तो जरूरत है ना, इतना तो आप मानेंगे। मैं कैसे इस बारे में कहूँ कि वो संवेदनशील नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने हमको मना किया है कि सूखे पे राजनीतिक बयान नहीं करना है। दूसरा, अगर आपको याद हो, प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि हम लोग टीम इंडिया की तरह काम करें राज्यों के साथ, चाहे कोई भी बात हो, पानी की नहीं कोई भी बात हो, उसमें टीम इंडिया की तरह चुनाव के पहले राजनीति करें, लेकिन हमेशा राजनीति करें, हर बात में राजनीतिक बयानबाजी हो, ये ठीक नहीं है। अच्छा ये बताइए, अभी तो 10 राज्य हैं, अगर इस बार, वैसे प्रेडिक्शन तो है कि ठीक ठाक मानसून होगा, अगर इस बार मानसून ठीक नहीं होता है तब तो पूरा देश ही, जैसे कहते हैं, अकाल की स्थिति में आ जाएगा। तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं? क्योंकि उसके लिए हमारे जल संसाधन मंत्रालय की तरफ से पूरी तैयारियां हैं कि वो वाटर बॉडीज जो शहरी और गांव की आबादी के नजदीक हैं, उसमें रूरल डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट के साथ हमारी पूरी प्लानिंग है कि उनके शहर और गांव को जो पानी, क्योंकि जो मेरा काम है वो पानी को रोकना है और पानी को सिंचाई के लिए पहुंचाना है, लेकिन पीने के लिए शहर और गांव के लिए ये 2 अलग मंत्रालय, लेकिन हम बहुत जबरदस्त कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। इसलिए मैं वेंकैया जी की तरफ से भी बोल सकती हूँ और मैं वीरेंद्र सिंह जी की तरफ से भी बोल सकती हूँ। हम लोग इतने कोऑर्डिनेशन में, प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने हमको कहा कि मिल करके काम करो, तो मैं ये कह सकती हूँ कि और अभी मैं नागपुर में भी यही बोल के आई, मैंने वहाँ सारे लोग बुलाए, महाराष्ट्र के लोग थे, हमारे अपने सेंट्रल वाटर कमीशन के, वहाँ पर आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र भी प्रभावित हो गया है महाकृष्णा बेसिन के कारण, वहाँ पर तेलंगाना के लोग थे, वहाँ पर इसके झारखंड के लोग थे, छत्तीसगढ़ के लोग थे। मैंने अपने सारे अधिकारियों को कहा है कि ये जो नजदीक की वाटर बॉडीज हैं जो इरिगेशन पर्पज से बनी थी, लेकिन जिसमें से रास्ते गांव और शहर के पीने के पानी के वो रास्ते चौक अगर हो गए हैं तो तुरंत वहां पे काम चालू करो और वो रास्ते खोल दो। तो और मैंने साथ में अपने ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट को कहा है कि जितना पानी बरसे, क्योंकि पानी थोड़ा बहुत तो गिरेगा ही, उसको रोकने की तैयारी करो। और जो हमारा RRR का जो विभाग है EIBP का, उनको मैंने कहा है कि जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट की हो चाहे हमारी हो, उनमें अधिकतम पानी रोक लिया जाए, इसकी व्यवस्था करो। चाहे 2 घंटे के लिए भी पानी बरसे, लेकिन वो पानी वेस्ट ना हो पावे। आपका एक और विभाग है नमामि गंगे, रिजुविनेशन ऑफ गंगा, उस पर 2 साल हो गए। आप तो गंगा पुत्री हैं, आप तो बिल्कुल गंगा भक्त हैं। आप लोगों को तो ये एक्सपेक्टेशन था उमा जी कि आपके हाथ में गंगा का ये विभाग, गंगा सफाई का अभियान का विभाग आ जाएगा तो गंगा चमक जाएगी। 2 साल आपकी सरकार को होने को आए, 2 साल में आप क्या खाका देंगी? मैं शुरू से जब गंगा मंत्री बनी
और मेरे पास में गंगा आई थी अक्टूबर 2014 में, तो उसके नोटिफिकेशन हमारे यहाँ हुआ था। तभी मैंने पूरा जो आकलन किया था, उसके बाद में अगर आपको स्मरण हो तो मैंने लगभग 6 महीने के बाद पहला बयान, नहीं तो मैं बोलती नहीं थी गंगा पे, क्योंकि मैं पहले सारी चीजों को समझ रही थी कि हम 2016 अक्टूबर में निर्मलता का फेज 1 दिखाएंगे। तो बहुत आप उससे कह रही हम हैं। बहुत हम बल्कि हम तो पहले ही शुरू कर देंगे, लेकिन उसका जो दिखने वाला जो पार्ट होगा, विजिबल पार्ट होगा, वो 2016 अक्टूबर में होगा। अधिकारियों ने बहुत मन से काम किया, सभी विभागों ने बहुत मन से साथ क्या दिया। ये बता दीजिए कि हरिद्वार में जो कंटामिनेटेड गंगा का पानी है वो साफ हो जाएगा? मैं बहुत सोचती रही कि मैं डिक्लेयर कब करूंगी कि गंगा निर्मल हो गई, क्योंकि 2016 अक्टूबर का तो मैं कह रही हूँ कि ये फेज 1 है निर्मलता का। फेज 2 तो मैं दिखाऊंगी 2018 में, और जो अंतिम फेज होगा वो तो 7 साल लेगा। मैंने शुरू से ही बोला 2 साल, 4 साल, 7 साल, मतलब टोटल 7 साल, जिसका पहला 2 साल में, दूसरा 4 साल में, और अंतिम 7वें साल पे दिख जाएगा जो होगा निरंतरता का, मतलब उन चीजों को निरंतर बनाए रखने का। आपने मुझे बहुत अच्छा अवसर दिया है। ये बात आती है सामने कि कैसे डिक्लेयर होगा कि गंगा निर्मल हो गई। अभी गंगा दुनिया की 10 सबसे गंदी नदियों में मानी जाती है। गंगा दुनिया की 10 सबसे साफ नदियों में शामिल हो गई, तब भी मैं कब कह पाऊंगी कि गंगा निर्मल हो गई? तो उसका एक ही प्रमाण है, जो 7 IIT कंसोर्टियम काम कर रहे हैं, उनसे भी मेरी यही बात हुई है कि जिस दिन जो मछली जहां थी गंगा में, वो अब वहां नहीं है। उसका कारण प्रदूषण बना है, केमिकल्स बने हैं और सीवेज का प्रदूषण बना है। जिस दिन वो मछली वहां होगी तो वही उसका प्रमाण है उस जल की जीवन शक्ति का, कि उस जल में इतनी निर्मलता आ गई है कि उसमें चालन की प्रक्रिया हो सके। जहां डॉल्फिन्स थी, जहां गोल्डफिश थी, जहां महाशिर थी, जहां कछुए थे, अगर वो वहीं पर हैं, स्वस्थ और प्रसन्न हैं, और आर्टिफिशियल तरीके से वहां डाले नहीं गए, बल्कि डालने के बाद सस्टेन कर गए। मैं अक्टूबर से डलवाना शुरू कर दूंगी उनको, और फिर एकदम नजर रखूंगी। इसलिए गंगा की निर्मलता का प्रमाण तो सबसे बड़ा वहां के उसमें रहने वाली जीवन शक्ति को ही देना है। अच्छा, अब थोड़ी राजनीति की बात कर लेते हैं। आप अभी तक राजनीति की कर रही थी। ये बताइए उमा जी कि उत्तर प्रदेश की कभी आप चेहरा होती थी, अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपका कोई दखल है कि नहीं है? आपको मैं पहले तो एक इल्यूजन क्लियर करूं, मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति का चेहरा कभी नहीं थी। उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि आंदोलन केंद्रित था, क्योंकि अयोध्या उत्तर प्रदेश में थी। तो उस समय पर एक प्रकार से 89 से ही जो जब शिलान्यास का कार्यक्रम शुरू हुआ, तब से लेकर के, और लगभग जब मुझे, अच्छा दूसरा ये लोग कहते हैं कि कोई मेरे नेतृत्व में कोई चुनाव नहीं हुआ। नितिन गडकरी जब अध्यक्ष थे तो उन्हें 4 नेताओं को एक साथ घोषित किया, जिसमें राजनाथ सिंह, उसमें कलराज मिश्र, उसमें सूर्य प्रताप शाही और मैं, और कहा गया कि ये चारों हमारे नेता हैं, ये मुख्यमंत्री होंगे ये नहीं कहा। मुझे कभी उत्तर प्रदेश का नेता घोषित नहीं किया गया है। दूसरा, मैं उत्तर प्रदेश में, मैं तो पूरी भारत की राजनीति का चेहरा हूँ, मैं भारतीय हूँ। इस बार उत्तर प्रदेश की पार्टी अध्यक्ष बीजेपी की उमा भारती क्यों नहीं बनी? इसमें मैं क्यों, मेरे को मैं तो गंगा का काम कर रही हूँ ना। आप ऐसी बात क्यों कह रही हैं? मैं ये पूछ रही हूँ। ऐसे ईयर मार्किंग थोड़ी होती है किसी को बनना है, ऐसा ईयर मार्किंग कहाँ होता है? पर मैं केशव प्रसाद मौर्य हम सबके समर्थन से बने हैं। केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में चुनाव हो उत्तर प्रदेश में, और वो अध्यक्ष हैं, और उनको हम पूरी तरह से सफल अध्यक्ष बनाएंगे, इसमें कोई कमी नहीं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आप ये बात, क्योंकि उमा भारती का राजनीतिक अस्तित्व जो था राम जन्म मंदिर और उसके आंदोलन के साथ उभरा, नहीं अगर आप और आगे बढ़ा। हाँ। अब वहां पर जो पार्टी अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने कह दिया है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो अब मुद्दा हमारे लिए विकास का मुद्दा हावी होगा। इससे मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या आप जिस कारण से आपका व्यक्तित्व इतना आगे बढ़ा था, उस मुद्दे को आपकी पार्टी ने छोड़ दिया क्या चुनाव में? और अगर छोड़ दिया तो उमा भारती उसको कैसे देखती है? मैं उसको ऐसे ही देखती हूँ कि जो 3 जजेस की बेंच बनी थी, जिसने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया था कि बीच का जो डोम है वो रामलला का है, और ये एक ऐसा डिसीजन था जिसपे तीनों जजेस की सहमति थी, और 1-2 डिसीजन ऐसे थे उनके जिसपे तीनों जजेस की सहमति नहीं थी, मान लो 2 की थी, 1 की थी, ऐसा था। ये एक बात ऐसी थी जिसपे, और संयोग से, क्योंकि जजों में धर्म राजनीति नहीं देखी जाती, कि वो 3 अलग अलग विश्वास मत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन वहां पर प्रतिनिधित्व मतलब उसके अनुयायी थे वो, मैं ये कहना चाहती हूँ। उन्होंने इस मामले में एक ही सहमति थी कि बीच का जो डोम है वो रामलला का। हमारी आंदोलन की सफलता और हमारे आंदोलन की वैधानिकता तो वहीं हो गई, तुरंत हो गई। अब बात रह गई है डिस्प्यूट ऑफ लैंड की,
जिसमें दो पार्टियों हैं, दोनों पार्टियां हैं जो लैंड पे दावा कर रही हैं, और कोर्ट कह रहा है कि ये मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो सकता है। अब वो दोनों पार्टियों के बीच में बातचीत चल रही है और कोर्ट कह रहा है कि इस नेचर का केस है, अब डिस्प्यूट ऑफ लैंड, कि अगर ये दोनों अपने आपस में सेटल करके हमारे पास आ जाएंगे कि हम एक दूसरे के साथ सहमत हो गए, बात समाप्त हो जाएगी, मंदिर बनेगा। मोदी जी की सरकार के तहत अगर उनकी जब सरकार है उस वक्त अगर राम मंदिर नहीं बनता है तो फिर कब बनेगा? क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो है लोगों का वो तो यही था ना कि मोदी जी आएंगे और राम मंदिर बनेगा, फिर उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसा कर लीजिए, आप तो सबसे पहले मैनिफेस्टो निकाल लीजिएगा पिछले जो हमारे चुनाव का था। हम डेवलपमेंट के एजेंडा पे चुनाव लड़े हैं। राम जन्मभूमि हमारी आस्था का विषय रहा है, हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। और इस देश में जो भी राम जन्मभूमि का मूवमेंट हुआ है वो मूवमेंट समाज का है, राम पर आस्था रखने वाले लोगों का है। उसी नाते से अडवाणी जी भागीदारी किए थे, उसी नाते से मैं भागीदारी की थी, उसी नाते से बाकी के लोग भागीदारी किए थे। और मैंने आपको कहा है कि जो स्थितियां बन गई हैं, हमारा आंदोलन तो उसके साथ वैधानिक ही हो गया, सफल हो गया। ढोल कब तक लोगों को दिखा देगा? हमने हमेशा कहा कि हमें राम मंदिर वहीं बनाएंगे, राम मंदिर वहीं बनाएंगे। पिछले 25 साल से लोग सुन सुन के, अब एक बार तो बनवा दीजिए ना आप लोग। आप लोगों की इतनी धमक वाली सरकार है, आपके हाथ में सब कुछ है, लॉ एंड ऑर्डर है, सब कुछ है, वहां बनवा दीजिए। अब आपके जो वहां के अध्यक्ष हैं, जब सरकार वहां पे चुनाव होने का वक्त हो रहा है तो कहते हैं कि राम मंदिर नहीं, हमारा तो विकास मुद्दा है, हम तो विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, मैंने भी यही कहा था मध्य प्रदेश में। मुझसे भी यही सवाल पूछा था दिग्विजय सिंह ने कि भोजशाला पे बहस करी और राम मंदिर कब बनेगा। तो मुझे तो आश्चर्य हुआ था कि इन लोगों की, अच्छा आप लोगों की आस्था अचानक तब जगती है जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इसीलिए बिल्कुल ठीक कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने, बिल्कुल ठीक कहा है जो कहा है। हम पूरी तरह से केशव प्रसाद मौर्य के साथ। आप उसको जस्टिफाई करती हैं? बिल्कुल। केशव प्रसाद मौर्य आपकी ही पार्टी के और सांसद, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे साक्षी जी महाराज हो, चाहे और लोग हो, वो लोग क्यों इस तरीके की बातें बार बार उठाते रहते? फिर इस पे बात मैं आपको, अनुराधा जी, अब मैं आपको फिर वही बात रिपीट करूंगी, राम जन्मभूमि हमारी आस्था का विषय है। मैंने आपको कहा है अभी, वहां भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, इसमें हमारी आस्था है। तो आप उनसे पूछ रही होंगी तो अपनी आस्था व्यक्त कर रहे होंगे, इसमें कोई टकराव थोड़ी है कहीं। लेकिन इलेक्शन एजेंडा हमारी सरकार का 2014 में विकास था। मैं मध्य प्रदेश में जब चुनाव लड़ी थी तो विकास था, और केशव प्रसाद मौर्य ने बिल्कुल ठीक कहा है, यही होगा। तो ये मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी नहीं उठाएगी, क्योंकि अगर विकास आपका मुद्दा है तो ऑब्वियसली ये गौण हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भ्रष्टाचार और अपराध मुद्दा होगा और राम जन्मभूमि हमारी निरंतर आस्था का विषय होगा। विषय होगा, मुद्दा नहीं होगा। मुद्दा क्या होता है और विषय क्या होता है? नहीं, विषय ज्यादा गहरा होता है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप लोग उसको कितना तवज्जो देंगे? अगर राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ विषय होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मुद्दा फिर नारों में नहीं लगेगा। हम अपने प्राणों से बढ़कर के ज्यादा महत्व देते हैं उसको, बट नारों में नहीं आएगा। मैं तो जो नारे लगाते हैं उनका मुंह थोड़े बंद करूंगी। जैसे आपने कहा ना, साक्षी जी बयान देते हैं, योगी आदित्यनाथ जी बयान देते हैं, तो आस्था का विषय है ना, लोग बोल पड़ेंगे ना बाबा। कोई मुसलमान जब ये कहता है कि मक्का मदीना पर मेरी आस्था है, तो आप उसको ऐसा तो नहीं मानेंगे ना कि वो ऐसा करके कोई मुद्दा बना रहा है। आस्था है ना, बोल रहे हैं लोग, आस्था की बात पे बोलते हैं, तो आप आस्था पे राजनीतिक क्वेश्चन मत करिए। आस्था पे राजनीतिक क्वेश्चन नहीं हो सकते। लोग ये मान के चलते हैं कि हम लोग से भजन मंडली वाले लोग हैं, हमसे यही बातें की जानी चाहिए। क्योंकि आप लोग समय समय पर इस मुद्दे को उठाते हैं और इसको जैसे चाबी लगाते हैं। नहीं, हम समय समय पर नहीं उठाते। डिक्लेयर कर दीजिए, पूरी जितनी आपकी पार्टी के लोग हैं सब एक बार डिक्लेयर कर दे कि जब राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट से डिसीजन होगा तब बताएंगे। तो उसको ये हुआ है, ये सब बोल रहे हैं। अब मैं अपनी तरफ से बोले देती हूँ, आप मुझसे पूछ रही ना, मैं पार्टी की प्रवक्ता तो हूँ नहीं क्योंकि मैं संगठन में नहीं हूँ। मैं अपनी तरफ से बोले देती हूँ, अगर कोई ये कहेगा कि तुम्हारे मरने से मंदिर बन जाएगा, मैं अपने प्राण दे दूंगी, मेरी आस्था का विषय है। लेकिन जब मैं चुनाव लड़ूंगी तो डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट पर लड़ूंगी। अच्छा, ये बताइए कि 2 साल आपकी सरकार को हुए, 2 साल क्या समय होता है, सडनली ये देखा जा रहा है कि आप लोगों की सरकार के लिए एक जैसे मोह भंग होता चला जा रहा है। क्यों? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मोह भंग होता है। आपका भी मोह भंग नहीं मुझे लग रहा है। आपने मेरे को आज भी इस लायक माना है कि आप मुझे आमने सामने पर मेरे से इंटरव्यू करें, इसका मतलब है कि मोह भंग नहीं हुआ है। आपको लगता है कि आप लोगों ने जो एक्सपेक्टेशंस जो लोगों के उससे ज्यादा काम हुआ है, दिलों में उससे ज्यादा काम हुआ है, उससे ज्यादा काम हुआ है। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो भारत की इतनी समझ रखता है। वो हमें हर रोज एक नई बात कह रहे हैं। आज भी मैं कैबिनेट से ही आई हूँ, आज भी वो बहुत चिंतित थे
इस अकाल की समस्या को लेकर के, और कह रहे थे मैंने 6 महीने पहले तुम लोगों से बात कही थी, तुम लोग बताओ क्या क्या तैयारियां की, हमसे पूछ रहे थे। क्योंकि कैबिनेट की बात बताई नहीं जाती, हमने सीक्रेसी की ओथ ली हुई, इसलिए मैं नहीं आपको बता रही हूँ। मैं पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देख रही हूँ जिसको इतनी ज्यादा समझ है, मतलब मेरी डिस्कवरी है पॉलिटिक्स में। अपने देश की समस्याओं की इतनी योजनाएं हम घोषित कर देंगे, हम इतना काम कर देंगे, हम इतना ज्यादा सोच रहे हैं और इतना ज्यादा हमें सोचने के लिए कहा जाएगा, ये मैंने खुद कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, कि हमें इतना ज्यादा सोचने के लिए कहा जाए। मतलब इतना वर्किंग प्राइम मिनिस्टर जिसके मन में पूरे समय कुछ ना कुछ बना हुआ है, और जो हमें ये कहने में काम करने में, और हम सबको आनंद आने लगा। फिर क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसी क्यों ये परसेप्शन क्यों बन रहा है? नहीं, कोई परसेप्शन नहीं, सरकार की लोकप्रियता बरकरार है। आप ही लोग के जो सर्वे आ रहे हैं, देखिए आप कह रही होंगी दिल्ली है और क्या बोलते हैं, कहाँ का रिजल्ट आया था, अभी बिहार है। जी हाँ, यहाँ के रिजल्ट आए हैं, लेकिन उन रिजल्टों के बाद में भी जो सर्वे मीडिया में हुए उसमें मोदी सरकार की लोकप्रियता जो कि क्यों। मैं आज भी कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार यूनिट के लोग हैं उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए कि संगठन की तरफ से क्या कमी रहेगी। अचानक नीतीश जी और लालू जी का जो एका हुआ वो इतना सडन था, उसके बाद के जो प्रिपरेशंस थे उसमें कहाँ कमी रह गई। दिल्ली में आम आदमी यानी गरीब आदमी तक पहुंचने में कहाँ कमी रह गई, इसके लिए हमको आत्मचिंतन करना चाहिए। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं, ये इंदिरा गांधी के टाइम का फ्यूडल माइंडसेट है कि सारी सरकारें हमारी होनी चाहिए, सारे चुनाव में जीतने चाहिए। इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुआ, आपकी पार्टी के अध्यक्ष बोलते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, वो तो आप कह रही है कि ये फ्यूडल माइंडसेट है। कांग्रेस मुक्त भारत का है ना, ये तो नहीं कहा ना कि हम पूरा कब्जा करेंगे। नहीं, आप तो यही वो मीन तो वही कर रहे हैं ना कि हर जगह भाजपा का मुख्यमंत्री। जो मैं कह रही हूँ, जो अमित शाह कह रहे हैं, उसमें अंतर है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी खत्म हुई, जनता पार्टी की सरकार बनी, आप छोटी रही होंगी लेकिन आपको याद तो आ जाएगा, मैं भी छोटी ही थी, जनता पार्टी की सरकार, तो उनने सारी सरकारें डिसमिस कर दी फॉर नो रीजन लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद में, क्योंकि उन्होंने कहा कि हर जगह हमारी ही सरकार होनी चाहिए, हर जगह हमें ही चुनाव लड़ना चाहिए, वो जीतना चाहिए। फ्यूडल माइंडसेट से नहीं चलना, डेमोक्रेसी से चलना। बिहार में हार हो गई, स्वीकार कर लो। प्रधानमंत्री जी अभी गए, नीतीश जी के लिए उन्होंने खजाने खोल दिए। मैंने खुद अभी तुरंत सूचना दी है बिहार को कि आपको सूखे के मुकाबले के लिए जो चाहिए, क्योंकि बिहार भी उसकी चपेट में आ गया है, आप बताइए हमें क्या करना है। तो इसलिए ये तो चिंतन करना चाहिए। दिल्ली की बीजेपी की यूनिट चिंतन करे, बिहार की बीजेपी की यूनिट चिंतन करे, लेकिन केंद्र सरकार से मोह भंग हुआ है ऐसा आप लोग नहीं दिखा रहे हैं। आप दिखा रहे हैं केंद्र सरकार की लोकप्रियता बरकरार, आप ही दिखा रहे हैं, मतलब मीडिया दिखा रहे हैं। लेकिन आप इसको मानते हैं कि क्या कांग्रेस, जो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, सही हो पाएगा? ये तो गांधी जी भी चाहते थे। अगर आपको स्मरण हो तो गांधी जी जब वर्धा जा रहे थे, उनके जो मृत्यु हुई है उसके पहले, तो वो तो कहने ही लगे थे, वो वर्धा में वो घोषणा ही करने वाले थे अगर उनके ये घटना। गांधी जी को तो गुजरे बहुत साल हो गए। मैं तो ये पूछ रही हूँ, आपके पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए। उमा भारती को लगता है क्या कि कांग्रेस मुक्त भारत हो सकता है? भारत में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो जब हम ये बात कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, तो हम एक आइडियोलॉजी की बात करते हैं, एक विचारधारा की। उसमें हमारा मतलब व्यक्तियों से नहीं होता, किसी राजनीतिक दल के झंडे से नहीं होता है। हम तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में हैं। लेकिन ये नारा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इसमें एकता हुई है, जिसमें एक बार वीपी सिंह ने लीड किया, इसके पहले जेपी बाबू ने लीड किया कि नहीं हमको कांग्रेस से मुक्ति चाहिए, यानी उनके कुशासन से मुक्ति, उस विचारधारा से मुक्ति जो देश को नुकसान कर रही थी। जब अमित शाह भी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं तो यही कह रहे हैं वो। अच्छा, ये बताइए, नीतीश जी ने बोला संघ मुक्त भारत, उसके जवाब में? हाँ, मुझे सही में नीतीश जी पे ना बहुत आश्चर्य हुआ कि वो भूल गए कि वो संघ की बदौलत सीएम है, और वो हमेशा संघ की वजह से नेता बने। क्योंकि इमरजेंसी में जब जेपी बाबू का मूवमेंट शुरू हुआ, और उस समय पर जेपी के आंदोलन में जब नीतीश जी कूदे, तो संघ के पूरे स्वयंसेवक लगे हुए थे। फिर 89 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें अगर आपको याद हो तो हमने शिलान्यास किया है अयोध्या में, और बीजेपी और हम नीतीश वगैरह मिलके तो चुनाव लड़े हैं, बीजेपी और नीतीश और लालू सब मिलके चुनाव लड़े हैं। तो वो तो संघ की वजह से ही यहाँ है। ममता बनर्जी भी संघ की वजह से आज बंगाल में, और नीतीश भी संघ की वजह से हैं। तो जिस दिन वो संघ से मुक्त की बात कहेंगे, उनकी भी मोक्ष हो जाएगा उस दिन। उमा भारती, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी आमने सामने में उमा भारती। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।